Hello friends, how are you all? I'm Vilya and today I'm going to discuss a very important previous questions of December 2021 Shift 2 Part 5. So today in the previous sessions we have completed Part 4. There are so many important questions we have completed and today I'm going to start. Yeah, there's a question in which list 1 and list 2 are given. So in the list 1 there is a subject and the list 2 article of the constitution. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें आर्टिकल्स पता होने चाहिए, तभी आप बहुत इजीली इसको मैच आउट कर सकते हैं. तो एक बार आर्टिकल्स को हम देख लेते हैं कि जो आपका एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज है वो किस आर्टिकल में आता है. इंस्ट्रक्शन देना मदर टंग में एक एट द प्राइमरी स्टेज. अच्छा, राइट टू एजुकेशन हम प्रीवियस क्वेश्चन से काफी पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन की बात कही गई है. राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ये एक बार आप पढ़ लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसका आंसर देना. जो आर्टिकल 30 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, किसकी बात करते हैं? राइट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करते हैं टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो राइट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करते हैं वो बात करते हैं आर्टिकल 30. आर्टिकल 350 ये बात करता है इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स, जो माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके लिए. आर्टिकल 350 हो गया मदर टंग के लिए. आर्टिकल 30 हो गया राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. आर्टिकल 29 होता है हमारा इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. दैट मीन्स जो आपकी एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है वो बात करता है आर्टिकल 29. तो इस तरह से हम क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे. जो आपका एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज है वो आर्टिकल 29 है. इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट अ प्राइमरी स्टेज ये बात करता है हमारा आर्टिकल 350A. एंड राइट टू एजुकेशन हमारा आर्टिकल 21A. एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल 30. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो अगर आपको इसमें से एक दो भी आता है ना तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है. इसके अंदर बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजीज इसमें गिवन है. ट्राइंगुलेशन को हम जानते हैं. दो से ज्यादा जब भी आप रिसोर्सेज यूज करते हैं अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए तब ट्राइंगुलेशन प्रोसेस होता है. रूब्रिक आपका टूल होता है, स्कोरिंग टूल जिसको हम बोलते हैं. किसी की क्वालिटी चेक करने के लिए, किसी का कुछ भी आपको चेक करना हो उसमें आप सोसाइटल उसमें भी आ जाते हैं, आप एकेडमिक्स में भी चेक कर सकते हैं. तो रूब्रिक्स का होता है आपका स्कोरिंग टूल होता है किसी की भी क्वालिटी की लेवल को असेस करने के लिए. पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है कलेक्शन होता है स्टूडेंट के वर्क का, उसका सेल्फ असेसमेंट, उसकी प्रोग्रेस कैसी रही लर्निंग में. ठीक है. विगनेट क्या होता है? विगनेट एक तरह से आप एक्टिंग करते हो या आपका म्यूजिक का कुछ भी है उसका एक पीस ऑफ वर्क जो होता है उसको हम विगनेट बोलते हैं. बायोग्राफी आप जानते हो किसी भी बंदे की किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ स्टोरीज, उसके एक्सपीरियंसेस, जो भी एक तरह से पूरी बायोग्राफी होती है, तो ये आपका बायोग्राफी में आ जाता है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो पर्पस कलेक्शन हुआ स्टूडेंट्स वर्क का वो आ जाता है आपका पोर्टफोलियो में बहुत इजीली. एंड द प्रोसेस ऑफ कोलैबोरेटिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स और सोर्सेज, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगुलेशन. एंड द डिटेल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्सन्स लाइफ स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, ये आपका बायोग्राफी से बिलोंग करता है. देन आता है आपका स्कोरिंग टूल दैट लिस्ट द क्राइटेरिया, ये आपका आ गया रूब्रिक्स. तो अच्छा, विगनेट का मैंने गिवन किया हुआ इसमें अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग दैट क्लियरली एक्सप्रेसेस द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग और समवन. दैट मीन जब आप किसी की मिमिक्री कर रहे हो प्रॉपर्ली, या फिर आप मतलब जो उस कैरेक्टर को पूरी तरह से डिफाइन कर दे, उस चीज को आप विगनेट कहते हैं. इसको मैं इसलिए लेके आई क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इस बार क्वेश्चन में आई है, तो हो सकता है अगली बार एक क्वेश्चन बन के आ जाए आपका. नेक्स्ट है हमारा assertion A and the reason are. Assertion A, the regulatory system of higher education should ensure that the distinct function of regulation accreditation, जो regulatory system है हमारे higher education को, वो ensure करता है कि जो functions हैं regulate करना, accreditation provide करना, funding करना, academic standards को maintain करके, ये किसके through होता है? independent bodies के through होता है. रीजन क्या है? दिस विल हेल्प टू रीडिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड विद एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन. जो इंस्टीट्यूशंस नंबर्स में इंक्रीज हो रहे हैं उनके वर्कलोड को कहीं ना कहीं ये रीडिस्ट्रीब्यूट करने में, मतलब वर्कलोड को बांटने में काम आता है. बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट है. आपने एक चीज नोटिस की, असर्शन ए रीजन आर बोथ आर द ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ. अच्छा, इसमें मैंने नैप का एजुकेशन पॉलिसी का पूरे वो डाल देते क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का क्या था, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग. तो इस तरह से काफी चीजें पूछी गई, तो इसलिए मैंने इसमें पूरा नेप 2020 के पूरे डाल दिए हैं ताकि आप एक बार अच्छे से पढ़ लें. ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन,
नेप 2020 के हिसाब से, अदर की एरियाज ऑफ फोकस ऑफ नेप 2020, किस किस एरिया से फोकस है। तो ये सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से। जाहिर है नई पॉलिसी आई थी, तो आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको एक बार रिवीजन जरूर होना चाहिए कि किसमें क्या बात कही गई है। पार्ट 2 में अगर हायर एजुकेशन में ये सब पॉइंट्स आते हैं, अदर की जो फोकस वाले एरियाज थे वो कौन से थे, टेक्नोलॉजी, प्रमोशन, एडल्ट एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकिंग इट हैपन जो होना चाहिए, स्ट्रेंथ करना सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन को, फाइनेंस करना, एजुकेशन फॉर ऑल करना, इम्प्लीमेंट करना। तो ये सब चीजें एक बार थोड़ा सा पढ़ लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन इस बार भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो नेक्स्ट के भी चांसेस पूरे पूरे हैं। द फॉलोइंग आर सम स्टेप्स फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट। आपको बताना है करिकुलम डेवलपमेंट के स्टेप्स कौन से हैं, आपको सीक्वेंस में लगाना है। देखो फर्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, प्रोड्यूस करना करिकुलम प्रोडक्ट को, इंप्लीमेंट करना करिकुलम को, टेस्ट करना, रिवाइज करना, डिजाइन करना इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज को, और फिर फॉर्म करना करिकुलम डेवलपमेंट टीम को। जब आप करिकुलम बना रहे हैं तब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप फॉर्म करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट टीम को। फर्स्ट यू हैव टू फॉर्म, आफ्टर दैट फिर आप उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, फिर आप देखेंगे कि जो आपने किया है वो सही है कि नहीं है, टेस्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे करिकुलम को, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद आप डिजाइन करेंगे इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज को। तो एक बार इसके स्टेप्स भी देख लेते हैं प्रॉपर्ली, कि पहले जब भी आप फाउंडेशंस बनाते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के, क्या स्टेप्स होते हैं। आइडेंटिफाई करना, इशू करना, किस चीज की ज्यादा जरूरत है, किस नीड के बेसिस पे आप ये सब चीजें कर रहे हो। ठीक है, फिर आप एक फॉर्म बनाओगे, करिकुलम डेवलपमेंट टीम की बनाओगे, फिर आप उसकी नीड्स असेसमेंट का एनालिसिस चेक करोगे, आउटकम्स चेक करोगे, फिर कंटेंट को चेक करोगे आप। उसके बाद डिजाइन करोगे कुछ एक्सपीरियंशियल मेथड्स को, जिसके बेसिस पे फिर आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करोगे, फिर टेस्ट करोगे, रिवाइज करोगे कि जो बनाया है वो सही है कि नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप टीचर्स को ट्रेन करोगे और फिर उनको रिक्रूटमेंट करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे करिकुलम को, फिर स्ट्रेटजीज किस तरह से उनको इवेलुएट करना है कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो सही है कि नहीं है, उसको डिजाइन करना, रिपोर्ट करना, सिक्योर करना अपने रिसोर्सेज को। तो ये कंप्लीट स्टेप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन देखो इसी तरह से घूम के आता है। तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्या है, बीच में क्या आएंगे, किस तरह से हमें सिलेक्ट करना है कंटेंट को, क्या नीड्स हैं, क्या इंटेंडेड आउटकम्स है हमारी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट shall be your prime duty to make education inclusive। एज अ टीचर आपकी क्या प्राइमरी ड्यूटी है कि आप एजुकेशन को इंक्लूसिव कैसे बनाएंगे। आप डेवलप करेंगे कॉम्पिटेंसी टू टीच इन इंक्लूसिव क्लासरूम। अगर आपने इंक्लूसिव क्लासरूम में कॉम्पिटेंसी को मतलब कॉम्पिटेंट बना दिया बच्चों को बहुत ज्यादा, तो फिर इंक्लूसिव एजुकेशन को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, ये हम नहीं कर सकते। हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इंक्लूजन। आपको सिर्फ एटीट्यूड काम नहीं करना, एज अ टीचर आपकी कुछ ड्यूटीज हैं जिसको आपको कंप्लीट करना है, सिर्फ एटीट्यूड काम नहीं आएगा क्लास को अच्छा बनाने में। आइडेंटिफाई करना चिल्ड्रन को विद स्पेशल नीड्स एंड अडेप्ट पीडागोजी अकॉर्डिंगली। देखो देखने में तो ये वाला ऑप्शन भी सही लग रहा है, लेकिन आपको सारे देखने होंगे। प्लान लेसन इफेक्टिवली, जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो आपको देना है। आइडेंटिफाई करना उन बच्चों को जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत है, और फिर आप उनके अकॉर्डिंग पीडागोजी को अडेप्ट करेंगे ताकि आप उनको उनके अकॉर्डिंग पढ़ा पाए। तो ये आपका सबसे बेस्ट पॉइंट होगा, तो इसलिए ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसिंक्रोनस लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। अब एसिंक्रोनस का मतलब हो गया जहां पे आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो कौन से होंगे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। वेबएक्स है, मूडल है, कैनवस है, या फिर गूगल मीट है। गूगल मीट पे आप मिल लेते हो बच्चों को आराम से, राइट। और जो हमारा मूडल और जो कैनवस है वो एक डिफरेंट है, फ्री एंड ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है आपका ये, जो कि पीएचपी पर लिखा हुआ होता है। और किसके अंडर है, ये जेएनयू के अंडर है, जीएनयू दैट मींस जनरल पब्लिक लाइसेंस। मूडल किस लिए यूज किया जाता है, फॉर द ब्लेंडेड लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन में, फ्लिप्ड क्लासरूम में, या फिर दूसरी ऑनलाइन लर्निंग स्कीम्स के स्कूल्स में भी इसको यूज किया गया है, वर्क प्लेसेस पे, सेक्टर्स में। It can be used to create custom websites and with online courses and allows for the community source plugins। That means कि हम जो Moodle को यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, क्रिएट करने के लिए कुछ वेबसाइट्स को, जिसके अंदर आजकल आपके ऑनलाइन कोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, इसलिए हम Moodle को यूज करते हैं। इसलिए ये एसिंक्रोनस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका आता है। एक आता है हमारा कैनवस का एग्जाम्पल, किस तरह से आप कैनवस बना लेते हैं अपना पूरा, जैसे हमने यूट्यूब का है, नेटफ्लिक्स का है। तो ये सब आपके एसिंक्रोनस आ जाते हैं, जैसे इसमें अर्ली अडॉप्टर्स कौन से हैं, टीनेजर्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वीडियो है, चैनल्स कौन कौन से हैं, हाई लेवल कंसेप्ट क्या है, की मैट्रिक्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है,
क्यों नहीं, पूरी इस तरह से आप पूरा एक वो बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड कैनवस। तो ये दोनों आपके क्या होता है, एसिंक्रोनस लर्निंग प्लेटफॉर्म, बी एंड द सी। नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी कॉमन इन ऑल द एग्जाम्स, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो अब तो ये बहुत अच्छे से लर्न कर लो, इनकी सबकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अक्सर इनकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है क्वेश्चंस में, प्रीवियस क्वेश्चंस में आपके। और ये किसने दिए, इनके फाउंडर्स के नेम क्या है। देखिए मैनेजमेंट जो ऑब्जेक्टिव्स है, एमबीओ किसने दिया था, हमें पीटर ड्रुकर ने दिया था। ठीक है, और पीडीसीए प्लान डू चेक कनेक्ट, ये हमें किसने दिया है, एडवर्ड डेमिंग ने। ये चीजें बिल्कुल, कुछ तो बिल्कुल क्लियर चीजें हैं आपकी। थ्योरी एक्स एंड वाई, ये क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, 2018 2017 में वाले क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, बल्कि 17 में आए हुए हैं, 18 में भी नहीं कह सकते। ये दिया था हमें मैक ग्रीगर ने, थ्योरी एक्स एंड वाई मैक ग्रीगर ने दी थी। प्लान डू चेक एंड एक्ट हमें किसने दिया था, एडवर्ड डेमिंग ने दिया था। पोस्ट कॉर्प थ्योरी हमें ल्यूथर ग्यूलिक ने दी थी। पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म क्या आपका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, फिर क्या होता है आपका, लास्ट आपका बजटिंग हो गया। आर से क्या आता है आपका, वो चलो मैं देख के बताती हूँ फिर आपको। पोस्ट कॉप में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑपरेटिंग और रीडायरेक्टिंग आई थिंक है इस मिशन। तो वो आप एक बार देख भी सकते हैं, मैं नेक्स्ट उसमें दिखा दूंगी आपको। तो इस तरह से जो हमारी पोस्ट कॉप थ्योरी है वो किसने दिया है, हमें ल्यूथर ग्यूलिक ने दी है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल्स ऑफ एचईसीआई। ये देखिए आपका क्वेश्चन इस बार नया क्वेश्चन था, तो इसलिए मैं इसका पूरा डिटेल लेके आई हूँ। वर्टिकल्स दिए मैं एचईसीआई के, तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तभी तो आप ये सारे आंसर्स दे पाएंगे कि कौन फंडिंग करता है। लेकिन इसमें एक नाम कॉमन है, NAC, दिस इज कॉल्ड नाक। नाक का हमें पता है क्या करता है, एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल क्या देता है, ये एक्रेडिटेशन देता है सारी यूनिवर्सिटीज को। तो बी का बिल्कुल क्लियर 4 हो रहा है। तो अगर आप यहाँ देखें, लेकिन यहाँ बी का 4 भी दो गिवन है, तो आपको इन दो ऑप्शन में से चूज करना होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। अ सिंगल रेगुलेटरी बॉडी विद 4 आर्टिकल्स, NHERC की फुल फॉर्म गिवन है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल एंड नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, अब इनका काम क्या है, जो HECI के वर्टिकल्स है वो क्या है, नेशनल हायर एजुकेशन, जो हमारे HENRC है वो क्या करता है, क्रिएट करता है और इम्प्लीमेंट करता है हायर एजुकेशन रेगुलेशन को। जनरल एजुकेशन काउंसिल क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है एकेडमिया के, एकेडमिक्स के। जो हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल है HEGC, ये फंडिंग प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स का मतलब ये आ गया फंड से। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बिल्कुल क्लियर आंसर बैठता है। NHRC क्या करता है, आपका करता है रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। HEGC आपका ग्रांट प्रोवाइड करता है, तो आपका सीधा सीधा 1 हो गया। NAC आपका एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है एंड GEC आपको प्रोवाइड करता है एकेडमिक स्टैंडर्ड की सेटिंग, जनरल एजुकेशन सिस्टम, जनरल एजुकेशन काउंसिल। Which of the following statements about adult learners help an instructor? Which of the following statements about adult learners help an instructor while developing his andragogy? इन स्टेटमेंट में से आपको ये बताना है कि कैसे हेल्प मिलती है इंस्ट्रक्टर को जब वो एडल्ट लर्नर्स को पढ़ा रहा होता है। जब, क्योंकि एंड्रोगॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ एडल्ट्स, राइट। जब आप एंड्रोगॉजी को डेवलप करो एट दैट टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एडल्ट लर्नर्स कैसे हेल्प करता है इंस्ट्रक्टर को। लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है और इंडिपेंडेंट होता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एडल्ट्स के लिए आपको बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं होती, सेल्फ डायरेक्टेड होता है, इंडिपेंडेंट होता है। प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस हैव लिमिटेड रोल इन लर्निंग प्रोसेस। जो प्रीवियस लाइफ मतलब जो हमारी प्रायर नॉलेज होती है वो हमेशा बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपकी आज की लर्निंग में। तो ये लिमिटेड रोल नहीं है, लिमिटेड होने की वजह से ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो गया। desire of self development to cope with the changes in lifestyle and work environment, डिजायर होना सेल्फ डेवलपमेंट की, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, आपके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए कि मुझे खुद को डेवलप करना है, मुझे सीखना है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी लाइफस्टाइल में और आपके वर्क एनवायरनमेंट में एक अच्छा चेंज आता है। बिल्कुल ठीक बात कही है।
आपका ए और सी दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। व्हाट एंड हाउ टू लर्न इज डिसाइडेड बाय द इंस्ट्रक्टर्स और अदर अथॉरिटीज। जब हम बात करते हैं एडल्ट लर्नर्स की, तो ये व्हाट एंड हाउ टू लर्न वाली बात इंस्ट्रक्टर्स के थ्रू क्यों आ रही है? हम बात करें कि हमारे लर्नर्स जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो व्हाट एंड हाउ टू लर्न तो लर्नर्स के थ्रू डिसाइड होना चाहिए ना, इंस्ट्रक्टर्स के थ्रू थोड़ी ना डिसाइड होगा एंड्रोलॉजी में। तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है, मोटिवेशन टू लर्न इज गाइडेड बाय डिजायर टू इनहेंस सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन। दैट मीन्स कि जो लर्न करने का जो मोटिवेशन है, कहीं ना कहीं वो इनके डिजायर को इनहेंस करता है कि बच्चों को सेल्फ स्टीम बनना है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना है, वो रिकॉल कर पाए अच्छे से। तो मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट while you teaching in the while you teaching adult learners. So आपका A C and E इट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन, यही आपके आंसर्स हैं। A C and E इज योर करेक्ट ऑप्शन। बी और डी आपका नेगेटिव हो जाता है। Which of the following is a mandatory requirement to receive grants from the University Grant Commission? इनमें से कौन सा मैंडेटरी का मतलब जो नेसेसरी है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। यूजीसी के थ्रू आप कैसे ग्रांट्स लोगे? जब आपकी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड होगी विद द नाक से, आपका एक्रेडिटेशन प्रोवाइड हुआ होगा, तभी आप यूनिवर्सिटी से, यूजीसी से आप ग्रांट्स ले सकते हैं। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है हमारी। तो एक्रेडिटेशन बाय द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, आपको एक्रेडिटेशन मिलना चाहिए A+, जो भी वो देते हैं अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद ही आप ग्रांट्स रिसीव कर सकते हैं यूजीसी से। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हम आपके पास थीम है, एंड लिस्ट 2 हमारा स्कूल ऑफ थॉट है। जो हमारा फिलोसफी के स्कूल्स हैं, आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड नेचुरलिज्म। आइडियलिज्म किसकी बात करता है? ब्यूटी की बात करता है, आइडियाज की बात करता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म सेल्फ की बात करता है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है। प्रैग्मेटिज्म एक्सपेरिमेंट्स की बात करता है, प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है। नेचुरलिज्म नेचर इन्वायरमेंट की बात करता है, बच्चे को फ्री छोड़ दो, बच्चा नेचर में सीखे, ये बात करते हैं हमारे नेचुरलिज्म। तो स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से अब हम बहुत इजीली आप हिसाब से मैच आउट कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजेज आइडियल्स एंड बिलीव्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जब आप बात एक्सपेरिमेंट्स की कर रहे हो, जब आप अपने बिलीफ को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू रिकॉग्नाइज कर रहे हो, देन आप प्रैग्मेटिज्म की बात कर रहे हो। Recognize truth, beauty, and goodness of self-consciousness. This is called idealism. Ideas, truth, beauty की बात की जा रही है. Recognizes no clear-cut difference between matter and the consciousness. यहाँ आप naturalism की बात कर रहे हो. Recognizes the inner and immediate realization. ये हमारा existentialism है. तो इसके according क्या हो जाता है हमारा? Answer 4 is our correct option. And ये था मेरा आज का lesson, and thank you for your attention friends. Stay blessed, enjoy learning, and good luck to your upcoming exam, and see you soon with the next video.